कांग्रेस के कद्दावर नेता से 1984 के दंगों के दोषी तक सज्जन कुमार की पूरी कहानी, दो उम्र कैद से तिहाड़ तक का सफर। एक वक्त दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार, लोकसभा के सांसद, पार्टी में मजबूत पकड़ और फिर वही नेता 1984 के सिख विरोधी हिंसा के मामलों में दोषी करार दिए गए। नाम सज्जन कुमार। 2 उम्र कैद की सजा, तिहाड़ जेल, मेडिकल आधार पर जमानत की कोशिशें और आखिरकार 20 अगस्त 2026 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका निधन। सज्जन कुमार 80 साल के थे, लेकिन उनकी पूरी कहानी सिर्फ एक नेता के राजनीतिक सफर की कहानी नहीं है। ये कहानी है 1984 की उस हिंसा की जिसने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, जिसके जख्म आज भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। तो आखिर कौन थे सज्जन कुमार? कैसे एक साधारण कारोबारी दिल्ली की राजनीति का बड़ा चेहरा बना? 1984 की हिंसा में उनका नाम कैसे सामने आया? किस मामले में उन्हें उम्र कैद हुई और कैसे एक के बाद एक मामलों में उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती चली गई? आज इस खास रिपोर्ट में जानते हैं सज्जन कुमार की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं रितिका शर्मा। 31 अक्टूबर 1984, वो दिन जिसने देश को हिला दिया। सज्जन कुमार की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं 31 अक्टूबर 1984 में। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय को निशाना बनाकर हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने सिखों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया। कई जगह आगजनी हुई, हत्या और लूट की घटनाएं हुई। पूरे देश में 3000 से ज्यादा सिखों की मौत की बात सामने आई, जबकि सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई। ऐसे हिंसा के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी आरोपों के साथ सामने आए। इनमें एक प्रमुख नाम था सज्जन कुमार। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भीड़ को भड़काने और सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा में भूमिका निभाई। हालांकि सज्जन कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा कानूनी सफर जो करीब 4 दशक तक चलता रहा। PUDR और PUCL की रिपोर्ट में क्या सामने आया? 1984 की हिंसा के बाद 2 नागरिक अधिकार संगठनों, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR और पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL ने मिलकर फैक्ट फाइंडिंग की। इन संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया कि सिखों के खिलाफ हुई हिंसा को सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक भड़का गुस्सा नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में हिंसा के पीछे सुनियोजित तरीके से काम किए जाने के संकेत बताए गए। जांच के दौरान दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कई सिख पीड़ितों ने सज्जन कुमार का नाम लिया। मंगोलपुरी में भी कई पीड़ितों ने उन पर हिंसा को कथित तौर पर अंजाम दिलाने का भी आरोप लगाया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल लोगों को पैसे और शराब दी गई। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पीड़ितों ने मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के सामने ही उन पर हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। एक और घटना का जिक्र मिलता है। जब सज्जन कुमार राहत शिविर में सिख पीड़ितों के लिए खाना लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने खाना लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति को वे हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हैं उससे मदद स्वीकार नहीं कर सकते। इन आरोपों ने सज्जन कुमार की भूमिका को लेकर सवाल और गहरे कर दिए। दिल्ली पुलिस से CBI तक पहुंची जांच। सज्जन कुमार की भूमिका की शुरुआती जांच दिल्ली पुलिस ने की थी। बाद में जस्टिस GT नानावती आयोग की सिफारिश के बाद साल 2005 में जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी जांच में सज्जन कुमार की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए। जांच एजेंसी का आरोप था कि 1984 की हिंसा के दौरान सज्जन कुमार और पुलिस के बीच कथित मिलीभगत थी। CBI ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ गवाहों के बयानों से सज्जन कुमार का नाम व्यवस्थित तरीके से हटाया गया। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और शुरू हुआ लंबा कानूनी संघर्ष। 2010 में शुरू हुआ मुकदमा। साल 2010 में सज्जन कुमार के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। उन पर हत्या, लूट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमे के दौरान गवाहों ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने पुलिस के साथ मिलकर भीड़ को उकसाया और सिखों को निशाना बनाने वाली हिंसा में भूमिका निभाई। साल 2012 में CBI के वकील ने दिल्ली की अदालत में दलील दी
कि सिखों को निशाना बनाकर हुई हिंसा को सज्जन कुमार का कथित संरक्षण हासिल किया था। सीबीआई का आरोप था कि उन्होंने हिंसा को संगठित किया। ये मामला 6 सिखों की हत्या से जुड़ा था, लेकिन इसके बाद आया ऐसा फैसला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। 2013 में निचली अदालत से बरी। अप्रैल 2013 में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने 5 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया। इस फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। अगस्त 2013 में हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली। सीबीआई ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करने में गलती की थी और हिंसा के दौरान भीड़ को भड़काने में उनकी भूमिका थी। मामला आगे बढ़ता रहा और फिर आया दिसंबर 2018 का वो फैसला जिसने सज्जन कुमार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 17 दिसंबर 2018 उम्र कैद की सजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 की हिंसा से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 5 लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में दोषी ठहराया। ये फैसला 1984 की हिंसा के मामलों में एक बड़ा मोड़ माना गया। सजा के अगले ही दिन यानी 18 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन इसके बाद सज्जन कुमार को जेल जाना पड़ा और उनका राजनीतिक सफर लगभग समाप्त हो गया। जेल से बाहर आने की कोशिश भी हुई। सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन 13 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उस समय कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद सितंबर 2020 में भी उनकी एक और अंतिम जमानत याचिका खारिज हुई। हालांकि उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहने की बात कही गई। उस वक्त कोरोना महामारी के कारण अदालतों का सामान्य कामकाज भी प्रभावित था, लेकिन कानूनी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में एक और मामले में दोषी। अब कहानी पहुंचती है साल 2025 पर। 12 फरवरी 2025 को सज्जन कुमार को 1984 की हिंसा से जुड़े एक दूसरे मामले में भी दोषी ठहराया गया। ये मामला जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा था। मामले के मुताबिक 1 नवंबर 1984 को दोनों सिखों पर कांग्रेस समर्थकों की भीड़ ने हमला किया था। आरोप था कि दोनों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। जसवंत सिंह की पत्नी और भतीजी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी हमला किया गया। इस मामले में 14 प्रत्यक्षदर्शियों ने सज्जन कुमार के खिलाफ गवाही दी। गवाहों ने उन पर हमले में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया। अदालत ने साल 2025 में सज्जन कुमार को इस मामले में भी दोषी ठहराया और उन्हें एक और उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी एक समय दिल्ली की राजनीति में ताकतवर नेता रहे सज्जन कुमार अब 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। एक मामले में बरी भी हुए। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि 1984 की हिंसा से जुड़े हर मामले में सज्जन कुमार दोषी नहीं ठहराए गए। दिल्ली की अदालत ने सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी सज्जन कुमार के खिलाफ कई मामले चले, कुछ में दोष सिद्ध हुए और एक मामले में उन्हें बरी भी किया गया। कौन थे सज्जन कुमार? अब बात करते हैं सज्जन कुमार के राजनीतिक सफर की। सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वह बेकरी का कारोबार करते थे। साल 1977 में उन्होंने दिल्ली नगर निगम के पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। धीरे धीरे वो दिल्ली कांग्रेस में मजबूत होते गए। उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी बनाया गया। फिर आया साल 1980। सज्जन कुमार 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उस दौरान वह लोकसभा की आवास एवं निर्माण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्हें इस दौर में संजय गांधी के करीबी नेताओं में भी गिना जाता था। दिल्ली की राजनीति में बढ़ता कद सज्जन कुमार ने इसके बाद भी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। साल 1991 में वह दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से फिर चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्हें 8,55,543 वोट मिले। 2005 के बाद उन्होंने शहरी विकास समिति और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समिति में भी सदस्य के तौर पर
काम किया। यानी एक समय ऐसा था जब सज्जन कुमार दिल्ली की राजनीति के बेहद प्रभावशाली नेताओं में शामिल थे, लेकिन 1984 की हिंसा से जुड़े मामले उनकी राजनीतिक पहचान पर भारी पड़ते चले गए। एक नेता से दोषी कैदी तक का सफर। सज्जन कुमार की कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो ये सत्ता और राजनीति से अदालत और जेल तक पहुंचने का सफर है। एक ऐसा नेता जिसने पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर तय किया, जिसने कई बार लोकसभा चुनाव जीता, दिल्ली कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहा, लेकिन 1984 की हिंसा से जुड़े आरोपों और लंबे कानूनी संघर्ष ने उनकी राजनीतिक विरासत को बदल दिया। 2013 में निचली अदालत से बरी हुए, फिर सीबीआई की अपील के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 2018 में उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद मेडिकल आधार पर जेल से बाहर आने की कोशिशें हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली और फिर 2025 में दूसरे मामले में भी उम्र कैद की सजा हुई और 20 अगस्त 2026 कहानी का आखिरी पड़ाव। अब बात आज की करते हैं। 20 अगस्त 2026 को सज्जन कुमार का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 साल के थे। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर तिहाड़ जेल में बीता, जहां वह उम्र कैद की सजा काट रहे थे। एक तरफ उनका लंबा राजनीतिक करियर था, दूसरी तरफ 1984 की हिंसा के मामलों में दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा। और यही विरोधाभास सज्जन कुमार की कहानी को भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय बनाता है। 1984 की हिंसा और आज भी बाकी सवाल। सज्जन कुमार के निधन के साथ एक व्यक्ति की जिंदगी का अंत जरूर हुआ है, लेकिन 1984 की हिंसा से जुड़े सवाल आज भी इतिहास का हिस्सा हैं। हजारों परिवारों ने अपने लोगों को खोया, कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दशकों तक न्याय की लड़ाई चली, कई मामलों में जांच हुई, कई मुकदमे चले, कई फैसले आए और कई मामलों में आज भी अलग अलग कानूनी प्रक्रिया जारी है। सज्जन कुमार के मामले ने यह सवाल भी सामने रखा कि इतने गंभीर मामलों में न्याय मिलने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा और क्या पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिल पाया। सज्जन कुमार का राजनीतिक सफर 1977 में एक पार्षद के रूप में शुरू हुआ था। वह सांसद बने, दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम बने और लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में गिने गए। लेकिन 1984 की सिख विरोधी हिंसा से जुड़े मामलों ने उनकी राजनीतिक विरासत को पूरी तरह बदल दिया। 2018 में उम्र कैद, 2025 में दूसरी उम्र कैद और अब 2026 में तिहाड़ से उनके निधन की खबर। ये कहानी सिर्फ सज्जन कुमार की नहीं है, ये कहानी उस दौर की भी है जब दिल्ली और देश ने हिंसा का सबसे भयावह चेहरा देखा था। और ये सवाल आज भी कायम है, क्या 4 दशक बाद मिला न्याय उन परिवारों के दर्द की पूरी भरपाई कर सकता है जिन्होंने 1984 में अपनों को खो दिया था।